आगे हम जानेंगे द फैट ऑफ द एड सेल, अ कॉशनरी टेल। जी हाँ, 1957 में फोर्ड मोटर्स ने एड सेल कार निकाली थी, लेकिन ये एक मेजर फ्लॉप साबित हुई। टाइम्स मैगजीन ने इस बारे में कहा, द एड सेल वॉज अ क्लासिक केस ऑफ द रॉन्ग कार फॉर द रॉन्ग मार्केट एट द रॉन्ग टाइम। 1955 का टाइम ऑटोमोबाइल का साल था। यूएस जनरल मोटर्स ने 7 मिलियन से ज्यादा कारें बेची थी, जिसका कॉमन स्टॉक $325 के करीब था। फोर्ड एक न्यू मीडियम क्रिएट करना चाहता था, प्राइज्ड मॉडल। उन दिनों अमेरिकन कार लॉन्ग, वाइड और लो होती थी, जिनके इंजन बड़े पावरफुल थे। इनमें कुछ गैजेट्स भी होते थे और क्रोम कलर का एक्सटीरियर भी था। फोर्ड ने अपनी गाड़ी एडसेल के प्रमोशन के लिए बहुत प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट भी किया, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी ये न्यू कार मार्केट में धूम मचा देगी। उम्मीद की जा रही थी कि रिलीज के फर्स्ट ईयर में ही 2 लाख यूनिट्स तक बिक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 साल बाद 109 और 466 एडसेल गाड़ियां ही बिक पाई थी, और उन्हें भी ज्यादातर फोर्ड के एग्जीक्यूटिव डीलर्स और सेल्समैन ने ही खरीदा था। कंपनी को एडसेल से करीब $350 मिलियन का घाटा हुआ था। फोर्ड ने कार की प्रोडक्शन रुकवा दी थी, लेकिन ये सब हुआ कैसे? इतनी बड़ी कंपनी ऐसी गलतियां भला कैसे कर सकती थी? तो 1948 में फोर्ड के पास बस एक ही मीडियम प्राइस वाली कार थी, जो थी मर्करी। लो इनकम वाले शेवलेट्स, प्लाईमाउथ और फोर्ड्स खरीदते थे, लेकिन उनकी एनुअल इनकम $5,000 होते ही ये लोग मीडियम प्राइस गाड़ी ले लेते थे। जिनके पास लो प्राइस फोर्ड्स थी, वो मीडियम प्राइस वाली मर्करी नहीं खरीदते थे। इसके बदले लोग अपनी फोर्ड्स कार के एक्सचेंज में जनरल मोटर्स की गाड़ियां, जैसे पॉन्टिएक या बुइक, खरीदते थे। इस बारे में फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट का कहना था कि वी हैव बीन ग्रोइंग कस्टमर्स फॉर जनरल मोटर्स। जी हाँ, एडसेल का नाम और डिजाइन उस टाइम के पॉपुलर और कन्वेंशनल फैशन के हिसाब से बनना था, लेकिन इसके बजाय एडसेल का नाम हेनरी फोर्ड के इकलौते बेटे के नाम पर रखा गया था। और उस टाइम के कार डिजाइन के बदले फोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। रॉय ब्राउन, एडसेल की डिजाइन के इंचार्ज, ने कहा, हमारा गोल था कि हम एक ऐसी कार बनाएं जो इतनी यूनिक हो कि 19 दूसरी डिजाइन्स की कारों के बीच अलग से नजर आए। जिस दिन एडसेल की रिलीज थी, इसके डिवीजन मैनेजर रिचर्ड क्रफ्चे ने कहा कि एडसेल का डिजाइन औरों से हटकर है और बाहर से देखने पर गाड़ी फ्रंट, रियर और साइड से एकदम पहचानी जा सकती थी, और इसका इंटीरियर द एपिटोम ऑफ पुश बटन एरा था। एडसेल अच्छी चल सकती थी अगर इसे कुछ साल के बाद रिलीज किया जाता, जब छोटी और लेस पावरफुल कॉम्पैक्ट कार ट्रेंड में आई। टाइम्स मैगजीन के हिसाब से एडसेल एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। तो कुल मिलाकर के एडसेल डिजाइनर्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जो कि उन्हें चाहिए था, ना कि पब्लिक को। और ऊपर से इनमें से कई गाड़ियां तो डिफेक्टिव भी थी। एक आदमी हडसन रिवर के पास एक बार में गया, उसने डबल शॉट का ऑर्डर दिया ही था कि बाहर खड़ी उसकी ब्रांड न्यू एडसेल की डैशबोर्ड में आग लग गई। और भी बहुत सारे लोगों ने गाड़ी की कंप्लेन की थी, जैसे ऑयल लीक्स, फॉल्टी एसेसरीज, इंफीरियर शीट मेटल और घटिया पेंट। लेकिन एडसेल के फेल होने से कंपनी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसके बाकी मॉडल्स फाल्कन, कॉमेट और मस्टंग वगैरह का मार्केट में काफी अच्छा रिव्यू था। फोर्ड ने जल्दी अपने सारे नुकसान की भरपाई कर ली। हालांकि कंपनी के स्टॉक प्राइस ड्रॉप हो गए थे, लेकिन 2 साल बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो एडसेल के एग्जीक्यूटिव और क्रिएटर्स तो कंपनी में बने रहे, लेकिन बाकी के व्हाइट कॉलर वर्कर्स 1957 से लेकर 1958 तक लगातार निकाले जाते रहे। कई और लोगों को भी काफी नुकसान हुआ। कई डीलर्स बैंकरप्ट हो गए थे। तो मुद्दा मामला ऐसा है, और इस कहानी का सार, कंक्लूजन ये है कि हमने आपको 1962 के फ्लक्चुएशन और स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में बताया। ट्रेडर्स की बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी से मार्केट में फ्लक्चुएशंस क्रिएट होती है। स्टॉक मार्केट में क्रैश को अवॉइड करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट में रिस्क टेकर्स और गैम्बलर्स है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन भी इम्पोर्टेंट है। आपने फोर्ड मोटर्स और उनके फेल्ड प्रोडक्ट एडसेल के बारे में जाना। किसी भी बिजनेस में ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वही प्रोडक्ट बनाओ जो मार्केट चाहती है। एंटरप्रेन्योर्स अपनी मर्जी का कुछ भी कस्टमर्स पर नहीं थोप सकते हैं। आपने यहाँ पर टेक्सास गल्फ सल्फर के इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैम के बारे में भी जाना। आपको हमने जनरल इलेक्ट्रिक के ओवर प्राइस स्कैम के बारे में भी बताया। तो इनसाइडर ट्रेडिंग और प्राइस फिक्सिंग दोनों ही सीरियस कॉर्पोरेट क्राइम है। फाइनली आपको हमने जेरोक्स की सक्सेस स्टोरी भी बताई। एक विनिंग प्रोडक्ट से ज्यादा जेरोक्स की सक्सेस में उनकी सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत बड़ा हाथ है। जेरोक्स का एक पर्पस है जो उनकी प्रॉफिट सेंस और इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बड़ा है, और यही वजह है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस जर्नी आज भी कंटिन्यू है। तो दोस्तों, इन्हीं सारे बिजनेस एडवेंचर्स के साथ ये कहानी, ये समरी यहीं पर समाप्त होती है।
इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है, कैसी लगी आपको ये समरी, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। साथ ही अगले हफ्ते आप कौन सी किताब के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं, वो भी हमें जरूर बताएं।